कोविड स्टार्ट हुआ था तो 4 मार्च को मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ये बुक मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये दुख किसी को समझ नहीं आ सकता। और तब मैंने भी एक्चुअली बहुत कोशिश की कि मैं इस दुख को या अपने आप को इस चीज़ से उबार पाऊँ। इसका मेरा लिखने का पहला कारण यही था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा, जब तक मैं हूँ और जब तक कोई भी इस दुनिया में है, तब तक मेरे पापा मेरे साथ रहें और वो हमेशा उनका नाम इस दुनिया में रहे। पेन जैसी चीज़ होती है वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई समझ नहीं सकता। सो आप अगर कलम उठाकर बैठते हो, आप उसको लिखते हो, उन शब्दों को उस तरीके से, जिस तरह से आप चाहते हो अपने दुख को एक्सप्रेस करना, आप उस तरह से लिखते हो। और दूसरी चीज़ मेरी ये थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा कभी इस दुनिया से ना जाएं और वो हमेशा मेरे साथ रहें। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जिस तीसरी लहर का जिक्र किया जा रहा है उसको लेकर जहां विधानसभा पूर्णतया चिंतित नज़र आती है, विधानसभा के अंदर जो 2 इंजेक्शन वैक्सीनेशन इनकी नहीं हुई, उनके आने पर कहीं मूवमेंट पर प्रतिबंध की बात भी कही जा रही है। पहली लहर कितनी घातक रही ये सबने झेला है, दूसरी लहर उससे भी घातक रही। ऑक्सीजन की कमी हरियाणा ने झेली है। पहली लहर के दौरान ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सिरसा जो स्कूटरी पर जा रहे थे, निजी काम से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट होता है। लगातार 35-40 दिन वो आईसीयू के अंदर एडमिट रहते हैं। उस दौरान कोविड के कारण कई दिक्कतें हुई। उनकी जो बेटी हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, रुचिका मेहता ने। ये किताब उन्होंने लिखी है अपने फादर के बारे में। अब इनके फादर इस दुनिया में फ़िलहाल नहीं हैं। इनसे बातचीत करेंगे रुचिका से। रुचिका, जिस प्रकार से आपने कोविड की फर्स्ट लहर के दौरान अपने फादर को खोया, क्या एक्सपीरियंस उस टाइम का आपका रहा? इसमें ऐसा है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो 4 मार्च को मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ये बुक मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये दुख किसी को समझ नहीं आ सकता। और तब मैंने भी एक्चुअली बहुत कोशिश की कि मैं इस दुख को या अपने आप को इस चीज़ से उबार पाऊँ। सो उस टाइम पर एक बेटी कैसा फील करती है जब उसके पापा इतनी बुरी सिचुएशन से जा रहे होते हैं, और जब वो 35 to 40 डेज़ तक आईसीयू में थे, वेंटिलेटर पे थे, तब मुझे किस तरह की फीलिंग हो रही थी। और मैं उस पूरे इंसिडेंट को नरेट करते हुए और हमें क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ रहा था पहली लहर के दौरान पे, कि हमें कहीं आने जाने का परमिशन नहीं था, आईसीयू में ज़्यादा लोगों को बैठने की परमिशन नहीं थी, और कितना हम लोगों को फेस करना पड़ रहा था, तो पूरे उस इंसिडेंट को नरेट करते हुए मैंने लिखा है। सो इसका मेरा लिखने का पहला कारण यही था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा, जब तक मैं हूँ और जब तक कोई भी इस दुनिया में है, तब तक मेरे पापा मेरे साथ रहें और वो हमेशा उनका नाम इस दुनिया में रहे। रुचिका, लॉकडाउन लगा उस दौरान, जिन दिनों आपके फादर साहब का एक्सीडेंट बता रही हैं आप, तो काफ़ी परेशानियाँ रही होंगी। हाँ जी, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ थी, क्योंकि एक मेडिकल हॉल पे कभी हमें दवाई मिलती ही नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे सप्लाई नहीं चल रही थी और हमें बार बार बहुत सारे मेडिकल हॉल्स पे जाना पड़ता था। सो हमें अगर एक मेडिसिन लेनी होती थी तो हमें शायद 10 मेडिकल हॉल्स पे जाकर के पता करना पड़ता था। एंड हर जगह पर ट्रैफिक पुलिस को और हर जगह पर हमें बताना पड़ता था कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि तब जाने की परमिशन भी नहीं थी। एंड शायद सिर्फ मेन जो एसेंशियल्स थे सिर्फ वही खुले थे, और हम लोगों को आईसीयू में जाने के लिए भी एक से ज़्यादा जाने की परमिशन नहीं थी। पर उस टाइम पे एक्चुअल सिचुएशन वैसी थी कि 2 से 3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है आईसीयू में, क्योंकि कभी अगर कोई एक मेडिसिन लेने जाए और एक ऊपर किसी को ज़रूरत हो, तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा मैंडेटरी थी। तब वहाँ पर शायद उतनी उस तरीके से समझी नहीं गई। रुचिका, आप क्या कर रही हैं? सो अभी मैं करंटली पीएचडी कर रही हूँ, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन एंड फिटनेस। और मेरा इससे पहले सारा क्वालिफिकेशन महाराष्ट्र से रहा है। और इसके अलावा मेरा फिटनेस में एक स्टार्टअप है, और मेरी दूसरी बुक अभी मैं लिख रही हूँ और वो जल्दी ही आएगी। रुचिका, ये किताब लिखने के पीछे क्या आपका ध्येय था, क्या मकसद था? इसको लिखने का मेरा इकलौता मकसद यही था कि जो पेन जैसी चीज़ होती है वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई समझ नहीं सकता। सो आप अगर कलम उठाकर बैठते हो, आप उसको लिखते हो, उन शब्दों को उस तरीके से, जिस तरह से आप चाहते हो अपने दुख को एक्सप्रेस करना, आप उस तरह से लिखते हो। और दूसरी चीज़ मेरी ये थी कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा कभी इस दुनिया से ना जाएं और वो हमेशा मेरे साथ रहें। रुचिका, क्योंकि लॉकडाउन और कोविड ये मार आपने देखी है कि आपके फादर आईसीयू में थे, अब कोविड की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है, आप क्या लोगों से कहेंगी? सो मैं अभी तो सबसे बस यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क पहनिए और वैक्सीन प्लीज़ लगवा लीजिए। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बेहद ज़रूरी है। ये आप शायद अभी ना समझें, लेकिन जब भी कोई इंसान एक दुख देखता है तो उसको ज़रूर समझ में आता है कि ये कितना ज़रूरी है सब कुछ। इस बार तो कोविड की तीसरी लहर के साथ साथ ओमिक्रॉन का भी जिक्र हो रहा है। हाँ जी, वो मैंने भी सुना है अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा। अभी उसके उतने केसेस नहीं आए हैं, पर अभी भी हम इसको रोक सकते हैं अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले लें तो। देखिए, ये रुचिका
की पीड़ा भी है और उसका एक लक्ष्य भी, कि उसने अपने फादर साहब के साथ जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ, कोविड के दौरान क्या झेला, अपने फादर की यादों को बनाए रखने के लिए ये पुस्तक इसने लिखी है। और इस पुस्तक को लिखने के लिए इसने काफ़ी समय लगाया है, क्योंकि फादर के साथ जो एक बच्ची की जुड़ाव होता है, यादें होती हैं, उनको जिंदा रखने का प्रयास रुचिका के द्वारा किया गया है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।